हाँ बेटा, चलिए पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। मैं ही आपको ये बता रही थी बी पार्ट उसका। बी पार्ट में पहले आपने ये बताना है कि क्लूलेस लोग इसलिए थे कि क्या पता था ये कि हजरत उस्मान को किसने मार्टर्ड किया? Muslims are clueless, right? Isn't it? बताइए बेटा। ये जी बस। टॉपिक बहुत उसके साथ पढ़ने वाला है, दिमाग को जो है वो प्रेजेंट रख के, वरना इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझ में आप लोगों को नहीं आएंगी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछ रही हूँ ताकि सब प्रेजेंट रहे, मेंटली भी और फिजिकली भी। अच्छा, उसके बाद ये बात उनको नहीं पता थी कत्ल किसने किया, इसलिए किसी को सजा नहीं मिल सकती थी। दूसरी चीज़ जो थी इंपॉर्टेंट वो क्या थी कि हजरत उस्मान के मार्टरडम के बाद लोगों को ये रियलाइज हो गया कि नन ऑफ देम इन मदीना इज सेफ। क्यों? क्योंकि दे हैड वेपन्स। इससे पहले ऐसा लगता था कि मदीना इज़ अ हरम एंड हरम में वेपन लेकर आना अलाउ नहीं है। बट जिस तरह से हज़रत उस्मान का मार्टरडम हुआ और जो मैंने आपको पूरी उसके इंसिडेंट बताए, आपको पता है कि हज़रत नाइला ने ना शी थ्रू हरसेल्फ, ये मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है इन द स्टोरी ऑफ हज़रत उस्मान मार्टरडम, कि हज़रत नाइला थ्रू हरसेल्फ ऑन द बॉडी ऑफ हज़रत उस्मान जब उनकी डेथ हो चुकी थी उसके बाद, एंड शी प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द म्यूटिलिएशन। फिर भी उनकी हज़रत उस्मान की बॉडी के अंदर कोई एक भी बोन ऐसी नहीं थी जो सही होती। हिज ऑल द रिब्स वर ब्रोकन, हिज ऑल द बोन्स वर ब्रोकन। तो मतलब लोगों को ये डर था, एक तो ये वेपन्स लेकर आए, द वे ब्रूटली दे हैव किल्ड हज़रत उस्मान, दिस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं था कि हज़रत उस्मान को या किसी को भी इस तरह से कत्ल किया जाए ग्रजेस के साथ। इसलिए लाइक पीपल वर ट्रॉमेटाइज्ड कि जब हज़रत उस्मान बीइंग अ कैलिफ सेफ नहीं है, तो हम एज जनरल पब्लिक कैसे सेफ हो सकते हैं? कोई भी हमारे घर में घुसेगा और हमें कत्ल कर देगा एंड नो वन कैन डू एनीथिंग। कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी लाइफ की या हमारी ऑनर की या हमारी वेल्थ की क्या सिक्योरिटी है? क्योंकि रेबेल्स जो 10,000 रेबेल्स मदीना के अंदर बैठे हुए हैं, दे हैव वेपन्स ऑल्सो एंड नो वन कैन डू एनीथिंग। कुछ भी कोई नहीं कर सकता, मतलब लोग हेल्पलेस हैं। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर है, गैरिसन सिटीज़ हैं, गैरिसन सिटीज़ के अंदर आर्मीज़ हैं, बट स्टिल आर्मीज़ आर हेल्पलेस। हज़रत उस्मान का तो ऑफ कोर्स ये मसला था कि हज़रत उस्मान किसी को बुलाना नहीं चाहते थे, इसलिए हज़रत उस्मान इस तरह से शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी वजह से खून नहीं बहाया लोगों का, डिसयूनिटी क्रिएट नहीं की। ये एक और उन्होंने सोचा चलो एक और ले लेते हैं। अच्छा, अब हज़रत उस्मान के मार्टरडम में आपने ये सब चीज़ें भी लिखनी है कॉन्सिक्वेंसेज में, और फिर आप आखिरी चीज़ जो लिखेंगे पता है वो क्या है? कि डिसयूनिटी अमंग द उम्मा इन द बिगिनिंग, द डिसयूनिटी बिटवीन द ट्राइब्स, मतलब कौन सी ट्राइब्स? राइवलरी बिटवीन, राइवलरी बिटवीन कौन सी दो ट्राइब्स के बीच में राइवलरी शुरू हो गई थी? पहले से थी, लेकिन हजरत उस्मान के मार्टरडम के बाद वो डिस्क्लोज हो गई। देखो बनु हाशिम बनु वाले थे हाशिम ना, हाशिम और और बनु बनु उमैया। उमैया। हाँ, बनु हाशिम और बनु उमैया के बीच में, और फिर वो राइवलरी इतना आगे गई कि इट क्रिएटेड टू सेक्ट्स। कौन कौन से सेक्ट्स? शिया सुन्नी। हाँ, शिया एंड सुन्नी। तो ये सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस है हजरत उस्मान के मार्टरडम का, कि जिसमें दो सेक्ट बन गए और फिर उसके बाद मल्टीपल सेक्ट्स बन गए मुसलमानों में। वो मुस्लिम्स जो सकीफा बनु साइदा से, जिनको यूनाइटेड रखने की कोशिश की थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद, फाइनली हजरत उस्मान के मार्टरडम के बाद एक और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस ये भी है हजरत उस्मान के मार्टरडम का, कि उन्होंने क्या किया था कि बैटल ऑफ कैमल एंड बैटल ऑफ सिफीन हुई, जिसमें कितने मुसलमान शहीद हुए? अराउंड 1,10,000 मुस्लिम्स मार्टर्ड। तो ये भी एक बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंस था कि जिसमें ज़्यादातर कंपेनियन शहीद हुए। अब आते हैं हज़रत अली की खिलाफत के ऊपर वापस, कि इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक। जैसे हमें पता, मैंने अभी आपको बताया, एक क्वेश्चन हज़रत उस्मान के मार्टरडम का और हज़रत अली की खिलाफत का आ जाता है। तो हज़रत अली की खिलाफत यानी इलेक्शन को हमने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद चेंजिंग ऑफ द गवर्नर्स, ये अलग से 10 मार्क्स का नहीं आता, बट इट कम्स अंडर द पॉलिसीज ऑफ हज़रत अली, क्योंकि हज़रत अली चेंजिंग ऑफ द गवर्नर्स लेड टू द बैटल ऑफ सिफीन। ठीक है, जब आप बैटल ऑफ सिफीन का बैकग्राउंड लिखेंगे तो उसमें आपने चेंजिंग ऑफ द गवर्नर्स को अलग से हाईलाइट करके लिखना है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो बैटल ऑफ सिफीन हुई ही इस वजह से थी क्योंकि हजरत अमीर मुआविया डिड नॉट वांट टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ, क्या पोस्ट थी हजरत अमीर मुआविया की? क्या पोस्ट थी?
बताइए, हजरत अमीर माविया किस पोस्ट पर थे हजरत उस्मान के टाइम पर? इसको गवर्नर थे ना सीरिया के। हाँ, सीरिया के गवर्नर थे। हाँ, सीरिया के गवर्नर थे। तो ही डिड नॉट वांट टू लाइक टेक स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट। उन्होंने मना कर दिया था कि वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने मल्टीपल उसके रीजंस दिए, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे फिर। तो चेंजिंग ऑफ द गवर्नर लेड टू द बैटल ऑफ सिफीन। तो ये इकट्ठा साथ में आ जाता है। इसी तरह बैटल ऑफ कैमल, बैटल ऑफ कैमल अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा, जिसके अंदर हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत आयशा की पॉलिसीज आ जाती हैं। फिर बैटल ऑफ सिफीन के कॉन्सिक्वेंसेज में से एक है आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेज शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम मदीना टू कूफा। क्योंकि मदीना में जितना ब्लड शेड हो चुका था बहुत था, और मदीना इज़ अ हरम। हजरत अली डिड नॉट वांट के एक और दफ़ा ब्लड शेड हो मदीना में, इसलिए उन्होंने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मदीना से कूफा। आर्बिट्रेशन एट दामतुल जंदल, ये आर्बिट्रेशन का अलग से क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर समटाइम्स नहरवान को वो डालते हैं, कभी कभी नहीं भी डालते। आर्बिट्रेशन, टू ओथ्स एंड फॉल ऑफ इजिप्ट एंड द मार्टरडम ऑफ हजरत अली, ये एक साथ मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली आया हुआ है। इसी तरह आर्बिट्रेशन एंड मार्टरडम ऑफ हजरत अली अगर आता है तो आप उसके अंदर फॉल ऑफ इजिप्ट एंड द टू ओथ्स खुद ही लिखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे पीछे एक साथ हुई थी। सही है। और बैटल ऑफ नहरवान अलग से भी 10 मार्क्स की आती है। बैटल ऑफ कैमल, बैटल ऑफ सिफीन एंड बैटल ऑफ नहरवान अलग अलग 10 मार्क्स की आती हैं। तो इनको हमें अलग अलग 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप कह रही हैं कि आर्बिट्रेशन के नीचे जो भी हैं, बैटल ऑफ नहरवान, फॉल ऑफ इजिप्ट, टूट्स और मार्टरडम, हाँ वो सिर्फ लिखना होगा। हाँ, वो लिखना होगा बिल्कुल बेटा, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आएगा। ठीक है। अपने बेटे को नमाज पढ़ने के लिए भेज दो, जाओ। अच्छा, इलेक्शन, अब आते हैं इलेक्शन पर। तुम मेरे बेटे नहीं हो, सिर्फ ये मेरा बेटा है। इतना डिस्क्रिमिनेट करके तुमने कहा अपने बेटे को। द असैसिनेशन ऑफ हजरत उस्मान लेफ्ट द पीपल इन सिविल डिसोबीडियंस एंड एनार्की। बेटियों को भी चली जाओ ना, जब जमात के साथ पढ़े हो तुम लोग। जैद नहीं, जैद तो तुम्हें जरूर पूछेगा। हाँ, वो जब मुझसे पूछ सकता है तो वो किसी से भी पूछ सकता है। क्या अजान को तो काफी टाइम, माइक बोला नहीं, मैंने कुछ आवाज नहीं जा रही होगी। ये बंद है, बंद है, ये सब बंद है, बंद है। नहीं नहीं सुनी उन्होंने, वो बात मैंने थोड़ी बोली। मतलब मैंने पब्लिकली उनको, वैसे मेरी आवाज नहीं आती तो क्या। दे आर आस्किंग देवो ना नमाज, बोलो लड़कियों ने पढ़ ली है, पढ़ के आई हैं लड़कियों ने पढ़ ली नमाज। चलो अब आते हैं द असैसिनेशन ऑफ हजरत उस्मान लेफ्ट द पीपल इन सिविल डिसोबीडियंस एंड एनार्की। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस एंड एनार्की। सब लोगों को मीनिंग पता है इसकी ना, सिविल डिसोबीडियंस या एनार्की किसे कहते हैं? यस मिस। सबको पता है ना, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस एंड एनार्की बेसिकली क्या होता है कि विद इन द स्टेट, मतलब एक तो एक्सटर्नल रिवॉल्ट्स होते हैं बाहर से, जैसे हजरत उस्मान ने एक्सपेंशन की, मिलिट्री कैंपेन्स की, जिस तरह हजरत उमर ने की रोमन्स और पर्शियंस के अगेंस्ट, तो वो तो बाहर वालों से लड़ रहे थे। लेकिन जब विद इन द स्टेट इस्लामिक एम्पायर के अंदर से जब रिवोल्ट्स हो रहे होंगे, तो दिस इज कंसीडर्ड एज सिविल डिसोबीडियंस और एनार्की। जैसे अभी हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक जमात खड़ी हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी, और वो कहे कि हम गवर्नमेंट को नहीं मानते और हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे, तो दिस इज कंसीडर्ड एज सिविल डिसोबीडियंस एंड एनार्की। ठीक है। और इसमें ना बेसिकली सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वो गवर्नमेंट को होता है। तो हजरत उस्मान के टाइम पे ही समझ लो सिविल डिसोबीडियंस एंड एनार्की स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए तो हजरत उस्मान का मार्टरडम हुआ। अब इसी सिविल डिसोबीडियंस और एनार्की वाली सिचुएशन में दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि देयर वाज नो गवर्नमेंट। 3 दिन हो गए हैं, देयर वाज नो गवर्नमेंट, कोई रूलर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, इस्लामिक एम्पायर का कोई कैलिफ नहीं है। और 3 डेज इज अ बिग डील। आपको याद होगा हजरत उमर के फौरन बाद ही जो है वो 6 लोगों का पैनल था एटलीस्ट। गवर्नर उन्होंने, सॉरी कैलिफ उन्होंने चूज किया, 2-3 दिन लगे, बट दोस्त 6 पीपल वर हैविंग द अथॉरिटी, एटलीस्ट नोबडी कुड डू एनीथिंग। क्योंकि अगर कुछ होता, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता, दो 6 पीपल कुड टेक एन एक्शन। अगर यहाँ पर अभी कुछ होता है तो किसको अथॉरिटी समझा जाएगा और किसकी बात मानी जाएगी, कुछ पता बस नहीं हजरत, है। बस वैसे तो है नहीं कोई क्या इसको
है ही नहीं ना। हाँ ना, कोई है ही नहीं, कोई सर पे है ही नहीं है। तलहा, जुबैर और अली इस वक्त मदीना में, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है। आपने खुद देखा कि हजरत उस्मान के टाइम पे भी उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। अब यस। लोगों ने सबने फोर्स किया हजरत अली को कि वो बन जाए खलीफा, लेकिन जो रेबेल्स थे उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया दिया। वो क्राइटेरिया जो रेबेल्स ने दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि ही शुड बी द वन, जो भी जिसको चूज किया जाएगा, ही शुड बी द क्लोजेस्ट डिसिपल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्राइटेरिया ये दिया कि ही शुड बी द अमंग्स अर्ली कन्वर्ट्स, उन लोगों में शामिल होना चाहिए जिन्होंने बिल्कुल बिगिनिंग में इस्लाम एक्सेप्ट किया था। इसी तरह से नेक्स्ट उन्होंने दिया कि ही मस्ट बी अ हीरोइक फिगर, मतलब इसमें लगा ऐसे बैटल्स वगैरह में वो जीते होंगे। हाँ, जिन्होंने बैटल्स में पार्टिसिपेट किया हो और कोई कारनामे अंजाम दिए हों, बड़े बड़े बैटल्स के अंदर लड़ा हो, बदर में, ओहद में, ट्रेंच में, खैबर में और डिफरेंट उसमें। और ही मस्ट बी एक्सपर्ट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कुरान एंड सुन्ना से वेल वर्स्ड हो। अब ये सारी क्वालिटीज आपको किस में नजर आ रही हैं? बस ये आ तो हजरत अली में रही है, बट बस जो ये क्राइटेरिया था ये हजरत अली रेबल्स ने दिया था। ये रेबेल्स ने, बिल्कुल ये रेबेल्स ने फिट किया था क्राइटेरिया, लेकिन ये सारी क्वालिटीज फिट बैठ रही हैं हजरत अली पर। अब कहने को हजरत जुबैर के ऊपर भी तो समहाउ फिक्स हो रही हैं, क्योंकि हजरत बाकी वेल वर्स कुरान एंड सुन्ना के तलहा भी हैं, और बैटल्स में तो तलहा भी लड़े थे, हीरोइक फिगर तो वो भी थे, और भी क्वालिटीज हैं, लेकिन तलहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार नहीं है। यस मैम। राइट, जुबैर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं। कैसे, क्या रिश्ता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुबैर का? मैं जुबैर हजरत सफिया के बेटे हैं ना। हजरत सफिया के बेटे हैं जुबैर। और हजरत सफिया कौन है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आंटी। हाँ, इनको कासिम को जानती हो ना, क्यों नहीं जानती? कासिम मेरे साथ का ही तो था। ही ऑफर्ड मी कि वो यहाँ आईफर में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमने मेरे साथी इसमें को बुला लिया। हाँ, बच्चे मुझे पता था नहीं पढ़ना चाहते थे, इस मैं जबीन गई थी तो हमने मेरे साथियों को फिर बुला लिया था। अच्छा, अब ये, अब जुबैर के ऊपर, जुबैर भी सफिया के बेटे हैं, वो भी रिश्तेदार हैं, लेकिन आपको पता है माइंडसेट इनका, जो रेबेल्स का जो माइंडसेट था वो जुबैर के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? हजरत अली। अब वजह जानते हैं आप लोग, क्या वजह थी कि वो हजरत अली को ही इतना ज्यादा, मतलब क्या वो हजरत अली के साथ बहुत लॉयल थे? अगर वो हजरत अली के साथ लॉयल होते तो क्या वो हजरत उस्मान का मार्टेरडम करते? इसका मतलब है कि वो हजरत अली के साथ लॉयल नहीं थे, बट वाई दे वांटेड हजरत अली टू बी द कैलिफ? क्या रीजन हो सकता है? बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। मिस क्योंकि उनको मतलब ये उन लोगों में से थे कि हजरत उस्मान नहीं बनने चाहिए, हजरत अली बनने चाहिए हजरत उस्मान के कैलिफेट में। हाँ बिल्कुल, ये वो उन लोगों में से शामिल हैं, नॉट ओनली उन लोगों में से, बल्कि ये उन लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। बेसिक जो मास्टरमाइंड है वो तो अब्दुल्ला बिन सबा है ना, वो तो, उसको तो ना हजरत उस्मान में इंटरेस्ट है ना हजरत अली में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो क्या है, येमेनाइट जू। Jew, जीव। and he only wants disunity in Islam। उसका तो मेन पर्पस इस्लाम में डिसयूनिटी क्रिएट करना है। अब वो जो राइवलरी वाला एक लोगों को इंप्रेशन मिल चुका है किस चीज़ में, हजरत उस्मान के मार्टेरडम के बाद वो और ज़्यादा हाइप पकड़ रहा है। कैसे कि बनु उमैया के कैलिफ को शहीद करके बनु हाशिम में से कैलिफ बन गए। तो ये क्या इंप्रेशन जा रहा है कि मे बी एक तरह से वो ये करना चाहते थे कि बाद में हजरत अली को इस चीज़ के लिए एक्यूज किया जाए कि ही इज इन्वॉल्व इन द मार्टेरडम ऑफ हजरत उस्मान, क्योंकि ही वांटेड टू बी द कैलिफ, जबकि अगर आप हजरत अली को देखें, हजरत अली नेवर वांटेड टू बी द कैलिफ। मिस हमारे हजरत सर बता रहे थे कि जो है मतलब जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि हजरत अली को पहले भी उन्होंने बोला था कि आप बन जाए, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, फिर उन्होंने दोबारा बोला था तो फिर वो बने थे। हाँ, हजरत अली को तो बहुत दफ़ा बोला। हजरत अली असल में, हजरत अली इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे क्योंकि देखो ये जो सिविल डिसोबीडियंस और एनार्की वाली जो सिचुएशन है, ये मतलब ये कहाँ जाएगी आगे कुछ पता नहीं था, और ये सेटल डाउन होगी भी या नहीं होगी ये भी नहीं पता था। लेकिन हजरत अली मजबूर हो गए। मजबूर कैसे हो गए कि बहुत सारे ट्रेडिशन में ये आता है, ऑफिशियली तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहुत सारे ट्रेडिशन में ये आता है कि दे थ्रेटन हजरत अली कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे खिलाफत तो वो तलहा जुबैर दोनों को मार देंगे और वो अपना कैलिफ इम्पोज करेंगे। अब जब उन्होंने ये कहा कि वो
तलहा जुबैर को मार देंगे और अपना कैलिफ इम्पोज करेंगे, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि वो किसका मतलब है, किसको इम्पोज करना चाहते थे? अब्दुल्ला बिन सबा। नहीं, उन्होंने कहा तलहा जुबैर को मार देंगे, उन्होंने अली का नाम तो नहीं लिया। अच्छा। मतलब वो हजरत अली को ही इम्पोज करना चाहते थे, लेकिन नॉट इन द लॉयलिटी ऑफ हजरत अली, बट टू इवन इंटेंसिफाई द सिचुएशन, और ज्यादा सिचुएशन को वो इंटेंसिफाई करना चाहते थे। आपको पता है बस बाद में, ताकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। ताकि कोई ऑप्शन ही ना बचे। और आपको ये पता है कि बाद में ये जो अब्दुल्ला बिन सबा है, बहुत सारे ट्रेडिशंस में ये भी आता है कि अब्दुल्ला बिन सबा और उसके 40 लोगों को हजरत अली ने बाद में जला दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया था, देवर कंसीडरिंग हजरत अली, देवर इम्पोजिंग ऑन द पीपल कि हजरत अली को खुदा समझो। मतलब क्या वो हजरत अली से मोहब्बत करते थे? उनकी मोहब्बत में ये सब कह रहे थे? नहीं मैस। नहीं, वो जानबूझ के लोगों के अंदर इनकलकेट करना चाहते थे कि लोग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से बढ़कर हजरत अली को वैल्यू करें, और जिसका नतीजा क्या निकले? पॉलीथीज्म, शिर्क। मैस तो ये रिबेल्स चाह रहे थे ना। ये रिबेल्स चाह रहे थे, और अब्दुल्ला बिन सबा लोगों को ये कहना चाहता था कि हजरत अली को खुदा समझो और मैस नाउजुबिल्लाह ये प्रॉफिट लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर ले जाओ। और हजरत अली ने मल्टीपल टाइम्स उसको वार्न किया कि इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन ही डिडंट लिसन, हजरत अली ने उसको थ्रेट भी किया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जिंदा जला दूंगा, बट व्हेन ही डिड नॉट स्टॉप, तो हजरत अली ने एक्चुअली ही डिड इट। बहुत ही डार्क हिस्ट्री है, ऐसा बड़ा बाद में चीज़ें सामने आई इस तरह की, लेकिन हजरत अली ने किया ऐसा बिकॉज हजरत अली नेवर वांटेड कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया गया, हजरत अली को भी बना लिया जाए। ठीक है, तो बहरहाल इन सारे इस पूरे क्राइटेरिया पर हजरत अली सबसे ज़्यादा फिट बैठते थे। अब हजरत अली ने एक्सेप्ट तो कर ली खिलाफत मजबूरी में, क्योंकि हजरत अली को ये पता था कि अगर वो भी यहाँ पर चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और फिर हजरत अली को इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े। हदीस में आता है कि हजरत अली इस कदर अपसेट हो गए थे खलीफा बनने के बाद, तकरीबन 4 ईयर्स एंड 6 मंथ्स हजरत अली ने एज ए कैलिफ रूल किया है। अल्लाह हाफिज बेटे। मैस हाँ, मैस तो ये रेबल्स क्राइटेरिया क्यों दे रहे हैं वो, मतलब कि मतलब उनका वो हुआ भाई ना, उन्होंने अपनी बात इम्पोज करनी है, इस वक्त उनके पास अथॉरिटी है इसलिए, जबकि वो कौन होते क्राइटेरिया देने वाले? हु आर वही दे? तो मैस। मतलब उनकी उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? लेकिन वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त वो अथॉरिटी में, इस वक्त वो पावर में, अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। अब हजरत अली चूज तो हो गए, लेकिन हजरत अली ने क्या किया कि आफ्टर ही बिकेम द कैलिफ, उन्होंने खिलाफत का ओथ लेने से पहले, अच्छा कुछ लोग, सम पीपल सीक्रेटली वेंट टू हजरत अली, खामोशी से उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि आप ओथ ले लें खिलाफत का, और वी विल टेक द प्लेज ऑफ एलिजियंस ऑन योर हैंड्स, हम आपके हाथ पे प्लेज ऑफ एलिजियंस ले लेंगे। हजरत अली ने उनसे कहा कि वाई आई वुड एक्सेप्ट द कैलिफेट सीक्रेटली, छुपा के क्यों बनूं मैं खलीफा? इफ आई विल बिकम अ कैलिफ पब्लिकली इन मस्जिद नबी आई विल अनाउंस इट, मैं मस्जिद नबी में अनाउंस करके पब्लिकली बनूंगा, और मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बनूंगा। आई विल नॉट लिसन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रिबेल्स, रिबेल्स की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बनूंगा। और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वो मैं आपको व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह भेजूंगी। हजरत अली ने उसने जो सरमन डिलीवर किया आफ्टर ही बिकेम द कैलिफ, आपको याद है जब हजरत उमर कैलिफ बने थे उन्होंने भी एक सरमन दिया था, हजरत अबू बकर ने यस भी दिया था, हजरत उस्मान ने भी दिया था, नहीं? यस में दिया था। तो हजरत अली ने भी एक सरमन दिया जिसमें जो जिसकी समरी कुछ यूं थी कि हजरत अली टोल्ड देम कि द फर्स्ट थिंग विच आई नीड फ्रॉम द पीपल, मैंने तुम लोगों की बात मान के खिलाफत को एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम लोगों का क्या काम बनता है कि यू ऑल विल बी लॉयल टू मी, तुम सारे के सारे, मैं जिस तरह जो कुछ हजरत उस्मान के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए मेरे साथ, तो उसके लिए आई वॉन्ट द लॉयलिटी ऑफ द पीपल, लोगों की मुझे लॉयल्टी चाहिए। अगर मैं उनसे कहूँ कि किसी जंग में जाना है तो दे ऑल शुड बी स्टैंडिंग विद मी, अगर मैं उनसे कहूँ कि ये काम करना है तो वो करें, मतलब वो मेरे डिसीजंस के ऊपर क्वेश्चंस ना कर। ना करें। जैसे हजरत उस्मान के डिसीजंस को क्वेश्चंस किया था ना उन्होंने, रिमेंबर, फलां को गवर्नर क्यों बना लिया, यहाँ से ये चीज़ क्यों कर ली, पेस्टर ग्राउंड फलां को क्यों दे दी, कुरान क्यों बर्न कर लिया,
मतलब उन्होंने हजरत उस्मान के हर एक मूव के ऊपर क्वेश्चन उठाया था। तो हजरत अली डिड नॉट वांट दिस सिचुएशन। हजरत अली ने पहले ही क्लैरिटी दे दी कि दरवाजा बंद कर दो, बाहर से आवाज आ रही। हजरत अली ने पहले ही क्लैरिटी दे दी कि मेरे साथ लॉयल रहना है आप लोगों को, यू ऑल विल बी, यू है ना उधर कोने में, बिल्कुल है ना, जाके देखो उधर बाहर निकल के उस इस साइड पर, यू ऑल विल रिमेन लॉयल, चाहे सिचुएशन कितनी ही इंटेंस क्यों ना हो, लोगों को मेरे साथ लॉयल रहना है। जो मैं करने का कहूँ, जिससे भी लड़ने का कहूँ, यू ऑल विल बी देयर। दूसरी चीज उन्होंने कही कि नो वन शुड रिमेन कंप्लेसेंट। मतलब कंप्लेसेंट कौन होता है, किसे कहते हैं कंप्लेसेंसी या कंप्लेसेंट? बताइए, कंप्लेसेंट का क्या मीनिंग होता है बेटा? जिसके नो मैन बोला है ना आपने। कंप्लेसेंट, हाँ, नो वन विल रिमेन कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट लोग क्यों थे? हजरत उस्मान की खिलाफत में इतना कुछ हुआ, कोई खड़ा ही नहीं हुआ हजरत उस्मान के साथ। कंप्लेसेंट वो का लोग जो ओबे करे, मतलब, हाँ, ओबे, ओबे का मतलब एक तरह से ऑपोजिट कह दो, लेजीनेस कह सकते हो आप इसको, कि लोग जो थे वो लेजी नहीं रहेंगे, मतलब ऑर्डर को कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगाएंगे। अगर जंग इम्पोज हो जाती है, वॉर इम्पोज हो जाती है, दे ऑल विल बी स्टैंडिंग एक्टिवली, कि बैठे रहें आराम से, इंतजार करते रहें, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन ना हो। एवरीवन विल बी एक्टिव, एवरीवन विल टेक द चार्ज, एवरीवन विल टेक द चार्ज, और इसको जो है वो सब फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हजरत अली ने इम्पोज कर दी कि कोई भी कंप्लेसेंट नहीं रहेगा, जहां जिसको एक्टिवली जो रोल दिया जाएगा दे विल प्ले इट। मतलब हजरत उस्मान की खिलाफत में यही तो हुआ था, गवर्नर्स वर कंप्लेसेंट, लोगों को कंप्लेन्स हैं, उनको पड़ी नहीं, नोबडी बॉदर्स, कोई कंप्लेन्स को केटर ही नहीं कर रहा। तो हजरत अली को ऐसा ही लगा कि पहले इस सिचुएशन को सेटल डाउन करेंगे तभी जाकर कुछ बनेगा, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि लॉयल रहेंगे और कंप्लेसेंट नहीं होंगे, ये दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो उनने लॉयल्टी में ही कह दिया था उन्होंने कि मेरे डिसीजंस को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, एंड आई विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। आपको याद होगा वो सिंस बिगिनिंग हजरत अली अपनी बात पर जो है वो कायम है, सिंस बिगिनिंग। हजरत उस्मान की खिलाफत से पहले भी हजरत अली से जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्वेश्चन पूछा था, तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया था कि ही विल रूल एज पर कुरान एंड सुन्ना, टीचिंग ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। तो कुरान एंड सुन्ना को वो पहले शुरू से वो यही लेकर चल रहे हैं, और आज भी वो यही कह रहे हैं कि हिज ऑल द डिसीजंस विल बी एज पर कुरान एंड सुन्ना। अगर वो कुरान एंड सुन्ना के खिलाफ कुछ करते हैं तो पीपल कैन स्टैंड अगेंस्ट हिम, लेकिन अगर वो अनटिल एंड अनलेस ही इज फॉलोइंग कुरान एंड सुन्ना, नो वन शुड बी डिसोबे, कोई डिसोबे नहीं करेगा। फिर ये उन्होंने सबसे प्रॉमिस किया। उसके बाद पीपल स्टार्टेड टेकिंग द प्लेज ऑफ एलिजियंस ऑन हिज हैंड। अच्छा, इसके भी रीजंस थे कि हजरत तलहा एंड हजरत जुबैर वांटेड हजरत अली टू बिकम द कैलिफ। क्यों? इसके भी रीजंस थे कि व्हाई ऑल ऑफ देम, सब के, इवन के जो मदीना के अंदर जनरल पब्लिक थी, या जो गैरिसन सिटीज में जो जनरल पब्लिक थी, दे ऑल वांटेड हजरत अली टू बी द कैलिफ। लगता था कि जैसे हजरत अली आखिरी चॉइस है सबके लिए, फाइनल चॉइस एंड नेचुरल चॉइस, उनके अलावा कोई दूसरा बंदा है ही नहीं। वजह उसकी थी क्या कि जो रेबेल्स हैं उनको सेटल डाउन सिर्फ एक ही बंदा कर सकता था। वो कौन था? हजरत अली। हजरत अली। मैंने जब हजरत अली को पता चला अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में, तो हजरत अली ने देखो कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जब तक हजरत अली को पता ही नहीं है तो तब तक क्या किया जा सकता है? हजरत उस्मान के टाइम पे तो पता ही नहीं था ना। जैसे ही हजरत अली को पता चला कि अब्दुल्ला बिन सबा इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोपेगेंडा एंड ही इज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी, हजरत अली ने पहला स्टेप अब्दुल्ला बिन सबा के अगेंस्ट यही लिया कि उसको और उसके फॉलोअर्स को खत्म कर दिया, और बड़ा स्ट्रिक्टली उनके साथ डील किया हजरत अली ने। अच्छा, उसके बाद ऑल सबसे मदीना के बाद जो अथॉरिटी जो सिटी था वो कौन सी थी? जिस सिटी के अंदर सारे सीनियर कंपेनियंस रहते थे, मक्का। मक्का। तो जितने भी मक्का के अंदर नोटेबल और सीनियर कंपेनियंस थे, सब हजरत अली पर अग्री। सबको पता था कि हजरत अली के ऊपर कोई एतराज़ नहीं करेगा, नो वन वुड शुड हैव एन ऑब्जेक्शन ऑन हजरत अली।
इसलिए भी सब लोग चाहते थे कि हज़रत अली खलीफा बने। इसी तरह जो मदीना की लोकल पॉपुलेशन थी, दे ऑल वांटेड हज़रत अली टू बी द कैलिफ, and finally Hazrat Ali took an oath as a caliph in 565 and all the notables swore the oath of allegiance to him, यानी अब जुबैर और तलहा ने भी उनके हाथ पर प्लेज ऑफ एलिजेंस बस लिया, इवन अबू मूसा अशरी ने भी लिया। हाँ बेटा। बस तो हजरत अली खुद चाहते थे कैलिफ बनना। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते थे। हज़रत अली ने सिंस बिगिनिंग वो मना कर रहे थे कि वो नहीं बन रहे। इसी उन्होंने इतनी सारी कंडीशंस भी इसलिए रखी कि मेरी कंडीशंस को मे भी लोग सुनकर बैक ऑफ कर जाएं कि भाई हज़रत अली इतनी कंडीशंस रख रहे हैं कि मैं तो कुरान एंड सुन्नत के अगेंस्ट जो है वो डिसीजन लूँगा, मैं ये नहीं सुनूँगा, मैं वो नहीं सुनूँगा। ही वाज पुटिंग द कंडीशंस ताकि लोग खुद ही डिसाइडेड हो जाएं, बट स्टिल दे वांटेड हज़रत अली टू बी द कैलिफ। हज़रत अली कभी भी कैलिफ नहीं बनना चाहते थे। आपको याद होगा इवन जब हज़रत उमर के बाद तो कितना अच्छा टाइम था, इट वाज द गोल्डन एरा, तब भी हज़रत अली ने किसको वोट किया था? उस्मान। हज़रत उस्मान को। अगर वो बनना चाहते तब तभी कह सकते थे कि मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं बनना चाहते थे। अब तो मजबूरी हो गई, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब हज़रत अली ने जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हज़रत अली ने शुरू में ही बता दिया था कि ही विल टेक द डिसीजन एज पर कुरान एंड सुन्ना एंड हिज ओन इज्तिहाद ऑल्सो। मतलब जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे, अगर वो कुरान एंड सुन्ना के अगेंस्ट नहीं है तो। उनको लगा कि हज़रत उस्मान के टाइम पर जो सिचुएशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट हुई थी उसका मेन रीज़न क्या था? हज़रत उस्मान की अपॉइंटमेंट्स, इज़न्ट इट? गवर्नर। हाँ, गवर्नर्स की जो अपॉइंटमेंट्स थी वो ठीक नहीं थी। तो हज़रत अली को लगा एज़ पर हिज थिंकिंग, एज़ पर हिज अप्रोच, कि अगर गवर्नर्स को चेंज कर, दो अप्रोचेस थी हज़रत अली की। एक अप्रोच तो ऑफ कोर्स ये थी कि दीज गवर्नर्स आर इनएफिशिएंट गवर्नर्स, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आई कि हज़रत उस्मान का मार्टरडम हो गया। तो इन गवर्नर्स को हटाकर, और अगर आप सिर्फ एक या दो गवर्नर्स को हटाते हैं तो इट कुड इवन क्रिएट द बिगर प्रॉब्लम, इज़न्ट इट? ये कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म में चला जाएगा या नहीं, अगर एक या दो गवर्नर्स को मूव करते और दो को रहने देते? यस। अगर पॉलिसी चेंज करनी है तो फिर थ्रू आउट सबके लिए चेंज करनी है ना, नहीं? यस। वरना बायसनेस हो जाती। इसलिए हज़रत अली ने ये डिसीजन लिया कि ही विल चेंज ऑल द गवर्नर्स। हम यहाँ पर सिर्फ 4 गैरिसन सिटीज़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंस बिगिनिंग हम इन गैरिसन सिटीज़ को एड्रेस कर रहे हैं ना, हम बाकी शहरों की, बाकी 8 प्रोविंसेस की हम बात ही नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन 4 प्रोविंसेस को एड्रेस किया, क्योंकि हज़रत उस्मान के टाइम पे भी मेनली इशू कहीं कहाँ पर था? कहाँ पर था? इन्हीं 4 प्रोविंसेस में था ना। और अगर आप देखें तो हज़रत उमर ने तो मक्का के भी गवर्नर को चेंज किया था, उन्होंने तो हर एक गवर्नर को चेंज किया था, हर सिटी में गवर्नर को चेंज किया था उन्होंने, हर स्टेट में। लेकिन ये जो 4 है ना मेन 4 गैरिसन सिटीज़ के जो गवर्नर्स हैं, ये प्रॉब्लमेटिक प्रूव हुए हज़रत अली के लिए। अब हज़रत अली की अपनी सोच थी कि ही नीड्स टू चेंज द गवर्नर्स। जैसे ही उन्होंने खिलाफत का चार्ज लिया, ही डिसाइडेड टू सेंड न्यू गवर्नर टू दी 4 गैरिसन सिटीज़। सबसे पहले उनका गवर्नर सहल बिन हुनैफ। सहल बिन हुनैफ की कोई ऐसी आपको वो नहीं नज़र आती, इनका नाम शायद आपने पीछे कभी सुना भी ना हो, बस इतना मैं आपको बता देती हूँ कि ही इज़ फ्रॉम अंसार। अच्छा, ये जो चारों गवर्नर जो हज़रत अली ने न्यू अपॉइंट किए हैं ना, दे ऑल आर फ्रॉम अंसार। पीछे आपने कभी अंसार का नाम कहीं सुना किसी भी डेजिग्नेशन में? नहीं बस नहीं ना, अंसार कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। आप देखें कि अंसार वो जो सकीफ़ा बनु सईदा में हुआ था हज़रत अबू बकर की खिलाफत से पहले, जो अबू बैदा बिन जर्राह ने कहा था कि आप क्या करें, डू नॉट बिकम द फर्स्ट वन टू सो द सीड ऑफ डिसयूनिटी अमंग द मुस्लिम्स। तो उसके बाद अंसार कभी भी बीच में आए ही नहीं, और कभी उनको कोई डेजिग्नेशन ना मिला, ना उन्होंने मांगा, नीदर दे डिमांडेड एंड नीदर दे वांटेड। तो कभी उनको ना चाहिए था, ना मिला उनको, ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसी पॉलिटिक्स में। हज़रत अली ने खुद चूज़ किया इनको, क्योंकि आपको पता है कि अंसार को अगर हम देखें, अंसार की लेगेसी क्या है? सिंस बिगिनिंग they love Prophet sallallahu alaihi wasallam and they give regards the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो हज़रत अली को ये भी लगता था अगर वो मुहाजिरीन में से किसी को चूज करते, तो आपको पता है कि वहाँ पे ट्राइबल राइवलरी थी बहुत ज़्यादा, नहीं?
Yes, Isn't yes. it? अगर बनु उमैया को हटाकर वो बनु मखजूम में से किसी को बना देते, या बनु अदी में से किसी को बना देते, या बनु साद में से किसी को बना देते, फिर लड़ाई ज्यादा होती कि भाई हमें हटाकर जो है वो दूसरे कबीले को बना दिया। अब यहाँ पर अंसार हजरत अली को ये भी लगा कि इफ ही विल चूज अमंगस्ट अंसार, वन थिंग दैट दे विल रिमेन लॉयल टू हजरत अली। दीज गवर्नर्स जो हैं वो हजरत अली के साथ लॉयल रहेंगे, क्योंकि अंसार सिंस बिगिनिंग जो है वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स करते हैं। हजरत अली जानते थे कि अंसार उनके साथ बहुत लॉयल है। कूफा में ज़्यादा अंसार थे, तो कूफा के लोग हजरत अली के साथ बड़े लॉयल थे, उस वक्त की बात है। अब इन्होंने हजरत अली ने इसीलिए अंसार को चूज किया। दूसरा रीज़न ये भी था कि हजरत अली डिड नॉट वांट द डिस्प्यूट अमंग द ट्राइब्स। मुहाजिरीन की ट्राइब्स सब बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं, दे वुड हैव द प्रॉब्लम विद ईच अदर। इसलिए भी हजरत अली ने किसी भी मक्का की ट्राइब को चूज नहीं किया। जब सहल बिन हुनैफ गए सीरिया के बॉर्डर्स पर, व्हेन ही रीच्ड ही वाज सीज्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ सीरिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम। सीरिया के बॉर्डर पर उनको अमीर मुआविया की आर्मी ने क्या किया, सीज कर दिया और उनको अंदर एंटर ही नहीं होने दिया। और हजरत अली के लिए एक लेटर लिखा, हजरत अली को जवाब कहलवा दिया उन्होंने, मतलब ये कह के बता दिया कि हजरत अली इज गवर्नर इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज हजरत अली इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए कैलिफ। आर्मी ने, सीरिया की आर्मी ने ये कहा कि हम गवर्नर को क्यों एक्सेप्ट करें जब हम हजरत अली को ही कैलिफ एक्सेप्ट नहीं करते। अब सहल बिन हुनैफ ने ये बात हजरत अली को मतलब लेटर लिखकर भिजवा दी। हजरत अली ने हजरत अमीर मुआविया को दोबारा लेटर लिखा और उनको इसके लिए वार्न किया कि लाइक ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ रेबेल। आपको पता ही है, हमने हमारी बुक की पहली हदीस है, अद-दीन वन नसीहा, रिलीजन इज लॉयल्टी, लॉयल्टी टुवर्ड्स हुम, टुवर्ड्स अल्लाह, His बताओ, messenger हिज and मैसेंजर एंड the one who has authority among यस। तो क्या हजरत अली की अथॉरिटी नहीं थी उस वक्त? हजरत अली खलीफा थे ना, और लोगों ने खुद उनको इलेक्ट किया था, अपनी मर्जी से तो नहीं बने थे वो। तो क्या ये हजरत अली की बात का इनकार करना या उनको डिसओबे करना, ये रेबेलियसनेस थी या नहीं थी? थी ना। तो हजरत अली ने उनको कहा कि डू नॉट बिकम द रिबेल। आपको मतलब जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, पर यू आर नॉट द ओनली वन कि जिसको हम हटा रहे हैं। हम तो जो है वो सबको हटा रहे हैं। वी आर चेंजिंग। जब गवर्नमेंट चेंज होती है, आप पाकिस्तान में भी देखें कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो सारे लोग पोस्ट पे पीटीआई के लोग थे, फिर जैसे ही इमरान खान को हटाया गया और वो जेल चला गया, थिंग्स वर डिफरेंट, पीटीआई के सारे जो एमएनएज एमपीए सब बदल गए। इट ऑलवेज हैपेंस कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, मेयर्स भी चेंज हो जाते हैं, गवर्नर्स भी चेंज हो जाते हैं। दिस इज नॉट समथिंग लाइक यू नो न्यू। ये कोई नई चीज़ तो नहीं थी जो हजरत अली कर रहे थे। लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि ही विल नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, और उन्होंने फिर एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट मी टू स्टेप डाउन, देन हैंड ओवर द असिस्टेंस ऑफ हजरत उस्मान टू मी, क्योंकि आई एम द नेक्स्ट ऑफ द किन। और साथ में उन्होंने कुरान की आयत बताई, वो जिसमें नहीं है कि नेक्स्ट ऑफ द किन कैन टेक द किसास। उन्होंने कहा उस्मान का नेक्स्ट ऑफ किन मैं हूँ, ही वाज माय कजन। तो जो है वो आई विल टेक द आई विल डिमांड द किसास ऑफ हजरत उस्मान। उनके मार्टरडम का किसास चाहिए मुझे। अगर आप मुझे किसास दे सकते हैं, इफ यू कैन हैंड ओवर द मर्डरर्स टू मी, देन इट्स ओके, आई विल स्टेप डाउन फ्रॉम माय पोस्ट। और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो मैं आपको खलीफा नहीं मानता। जब मैं आपको खलीफा ही एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। अब सिचुएशन इंटेंस होती जा रही है। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के बीच में लेटर्स चल रहे हैं। मीनवाइल उधर दूसरा जो शहर था कूफा, वहां पर वलीद बिन उकबा को रिप्लेस करने के लिए अमारा बिन शहाब को भेजा हजरत अली ने। ही वाज नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन पीपल डिड नॉट रिवोल्ट, और इन्होंने वलीद बिन उकबा ने भी रिवोल्ट नहीं किया, बट ही टुक द लाइक स्टेप डाउन, ही डिपोज्ड। उन्होंने तो अपनी पोस्ट छोड़ दी, बट पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट अमारा बिन शहाब। उन्होंने हजरत अली को डिमांड किया कि ही दे वांट लाइक पीपल ऑफ द कूफा, दे वांट अबू मूसा अशरी एज देयर गवर्नर। आपको याद है शुरू में भी अबू मूसा अशरी थे, फिर किसने हटाया था उनको? हजरत उस्मान। हाँ ना, हजरत उस्मान ने उनको हटा के वलीद बिन उकबा को बना लिया था, याद है?
तो लोगों ने फिर डिमांड किया कि आप वापस अबू मूसा अशरी को ही बना दें, और इसमें हज़रत अली को कुछ गलत नहीं लगा। हज़रत अली के हाथ पर प्लेज ऑफ एलिजियंस ले चुके थे अबू मूसा अशरी, मतलब हज़रत अली की खिलाफत को वो एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया था। और अबू मूसा अशरी इज आल्सो वन ऑफ द अंसार, इजंट इट? ही इज वन ऑफ द अर्ली कन्वर्ट्स अमंग्स अंसार। तो अबू मूसा अशरी को भी हज़रत अली ने बना दिया, कोई बात नहीं, नॉट एक्सेप्टेड बट रिप्लेस बाय हज़रत अबू मूसा अशरी। हज़रत अली को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बना दिया उनको। अब्दुल्ला बिन आमिर, उनको जो कि कहाँ के गवर्नर थे, बसरा के, उनको उस्मान, यही सहल बिन हुनैफ के भाई हैं ये, उस्मान बिन हुनैफ को भेजा एंड ही वाज एक्सेप्टेड। वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और अब्दुल्ला बिन आमिर ने भी कोई रेजिस्ट नहीं किया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन साद, ये जो मोस्ट हॉट टॉपिक था लास्ट टाइम, सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा, सबसे ज़्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी कहाँ हुई थी? इजिप्ट में ना, इजिप्ट में हुई थी ना, हाँ, इजिप्शियन रिबेल्स कहलाते थे वो। लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया, इवन दो कि इन द बिगिनिंग दे वांटेड मोहम्मद बिन अबू बकर, बट हज़रत अली ने कैस बिन साद को भेजा एज द गवर्नर एंड दे एक्सेप्टेड हिम। उन्होंने बस अब्दुल्ला बिन साद से उनकी जान छूट गई, दे वर हैप्पी, उन्होंने कैस बिन साद को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में हज़रत अली ने इनको चेंज करके मोहम्मद बिन अबू बकर को बना लिया था, लेकिन फ़िलहाल के लिए फॉर राइट नाउ, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द खिलाफत, कैस बिन साद वाज एक्सेप्टेड। अब गवर्नर चेंज कर दिए, लेकिन अभी तक एक मसला फंसा हुआ है, बाकी 3 जगह पर थिंग्स आर फाइन, दे आर स्मूथ, सिर्फ सीरिया में मसला फंसा हुआ है। किसके साथ? हजरत मुआविया के साथ। हज़रत अमीर मुआविया के साथ फंसा हुआ है। अब हज़रत अमीर मुआविया के साथ मसला फंसा हुआ है तो पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं हो रही। वहाँ हज़रत अमीर मुआविया ने बात को अटकाया हुआ है, ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अली। कंटिन्यूसली लेटर्स चल रहे हैं, सब चल रहा है। और इधर जो है मक्का मदीना में हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? मींस हज़रत तलहा और ज़ुबैर रिवेंज रिबेल्स है ना? हाँ, वो कह रहे थे कि आप हज़रत उस्मान के मार्टरडम का रिवेंज लें। अब हज़रत अली, सिचुएशन स्टेबलाइज ही नहीं हो रही, और इस सिचुएशन का जो स्टेबलाइज नहीं हो रही ना, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? अब्दुल्ला बिन सबा। Yes, he is taking the advantage of what? He is with his followers, he is capitalizing with the time lapse, और ज़्यादा वो लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा को इनकलकेट कर रहा है। हज़रत उस्मान के मार्टरडम से लेकर हज़रत अली की खिलाफत तक ही इज़ क्रिएटिंग अ हाइप, और ज़्यादा लोगों के अंदर इंस्टिगेट कर रहा है चीज़ों को। और पहले हज़रत उस्मान को कत्ल करवाया, और अब हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला चाहिए उसको, ठीक है। अब इस चीज़ से लोग जब इंस्टिगेट हो रहे हैं, वहाँ हज़रत अमीर मुआविया ने एक नया, जिसको आप कहते हैं, एक नया वो खोल लिया है, सेक्ट खोल लिया है। वो क्या कि हज़रत अमीर मुआविया के पास वो जो रेलेक्स गए थे ना हज़रत उस्मान के, जो हमें हबीबा ने भेजे थे, चॉप्ड फिंगर ऑफ हज़रत नाइला, द ब्लड स्टेन कॉपी ऑफ द कुरान एंड द ब्लड स्टेन शर्ट ऑफ हज़रत उस्मान, याद है? वो जो हज़रत उस्मान की आखिरी चीज़ें थी, वो हज़रत अमीर मुआविया को क्यों भेजी थी हज़रत उम्मे हबीबा ने? व्हाट डू यू थिंक? इंस्टिगेट करने के लिए। नहीं, उम्मे हबीबा ने इस पर्पस के लिए नहीं भेजी थी बेटा। अच्छा, जब मिस उम्मे हबीबा ने मिस हाँ, उन्होंने तो इसलिए भेजी थी कि हज़रत अमीर मुआविया इज़ द नेक्स्ट ऑफ द किन ना। मदीना में तो हज़रत उस्मान का कोई रिलेटिव नहीं था सिवाय उम्मे हबीबा के। तो उम्मे हबीबा ने अपने भाई अमीर मुआविया को इसलिए भेजी थी चीज़ें, ताकि, क्योंकि वो अपने पास उसको रखे, और वो नेक्स्ट ऑफ द किन वही हैं। आपकी जो चीज़ें होती हैं वो कौन लेते हैं? आपके रिश्तेदार ही लेते हैं ना। उन्होंने इस मकसद से नहीं भेजी थी, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने उसको मिसयूज़ किया। क्या ही मिसयूज़ किया उन्होंने? किसी को पता है? रिबेलियन में टर्न कर लिया। हाँ, उन्होंने वो किया ना, मस्जिद ऑफ डेमास्कस जो थी, बड़ी मस्जिद, याद है? जहाँ पर हज़रत उस्मान, जहाँ पे हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने लोगों की बातें सुनी थी कि पीपल वर फाइटिंग अबाउट द कुरान, डायलेक्ट्स ऑफ कुरान, रिमेंबर? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान से पहले की बात है। तो मस्जिद ऑफ डेमास्कस में हज़रत अमीर मुआविया ने वो पोर्ट्रे कर दी चीज़ें। एक जगह हज़रत नाइला की चॉप्ड फिंगर लटका दी, एक जगह पर वो ब्लड स्टेन क्लोथ्स ऑफ हज़रत उस्मान, और एक जगह पर द ब्लड स्टेन कुरान। पीपल यूज्ड टू कम
एंड दे यूज्ड टू क्राई, क्योंकि आपको याद है कि सीरिया में मेजॉरिटी किसकी है, कौन सी ट्राइब? बनु उमैया। बनु उमैया। और हजरत उस्मान कौन सी ट्राइब के थे? बनु उमैया। बनु उमैया। तो बनु उमैया के लोगों ने वहां पर रो रो कर, और वो हजरत अमीर मुआविया से कहते थे और ज्यादा कि हम आपके साथ हैं, डू नॉट लीव द मैटर ऑन हजरत अली एंड टेक द रिवेंज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ हजरत उस्मान बाय योरसेल्फ। हजरत उस्मान के कत्ल का बदला खुद दो। हाँ, ये कौन कह रहा था मिस के? ये जनरल पब्लिक, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया उनको यही बता रहे थे कि हजरत अली इज डिलेइंग द मैटर, हजरत अली डिले कर रहे हैं। तो बनु उमैया वाले ये कह रहे थे कि हजरत अली तो डिले करेंगे, क्योंकि हजरत अली के क्या लगते हैं हजरत उस्मान। लेकिन हजरत अली को एक्सेप्ट तो कर लिया था ना पब्लिक ने, नहीं उसके बावजूद भी। नहीं, बनु उमैया ने नहीं एक्सेप्ट किया था। हजरत अमीर मुआविया के साथ वो जंग करने क्यों आते अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लेते हजरत अली को, तो बताओ। मदीना के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, बाकी सारे शहरों ने एक्सेप्ट कर लिया था, सीरिया में नहीं एक्सेप्ट किया था हजरत अली को। आगे बैटल ऑफ सिफीन फिर किसके साथ होती है अगर हजरत अली को एक्सेप्ट कर लेते बेटा? याद है तुम्हें कितने लोग थे हजरत अमीर मुआविया के साथ? वो कहाँ से आए? सीरिया से ही थे वो। हाँ ना, सीरिया से ही तो थे वो, और हजरत अली के खिलाफ लड़ने के लिए आए। इवन वन ऑफ द नोटेबल कंपेनियन अमर बिन अल-आस वाज सपोर्टिंग हूम? सीरिया। सीरियन हजरत अमीर मुआविया को सपोर्ट कर रहे थे, अमर बिन अल-आस। इवन अमर बिन अल-आस के जो बेटे हैं, आपको याद है, जो हु वाज वन ऑफ द सेकंड और थर्ड बिगेस्ट नरेटर ऑफ द हदीस, कौन? अब्दुल्ला बिन अलास। अब्दुल्ला बिन अमर, जिन्होंने एक बड़ी किताब भी लिखी थी हदीस की। तो ये सब वहां पर थे सीरिया में, दे वर फाइटिंग इन द फेवर ऑफ हजरत अमीर मुआविया। तो सीरिया के लोग बहुत गुस्से में थे, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि हजरत अली शायद डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं मैटर, जबकि हजरत अली के पास एक ही विटनेस है हजरत उस्मान के मार्टरडम की। कौन? हजरत नाइला। हजरत नाइला। हजरत अली ने उनको बुलवाया, तलहा और जुबैर के सामने बुलवाया, और हजरत नाइला से बात की, उनसे पूछा कि डज ही रिकग्नाइज द मर्डरर्स, द असैसिन्स? तो हजरत नाइला ने उनको बता दिया कि दे ऑल वर वेल्ड, उन्होंने फेस कवर किए हुए थे। शी डजंट नो, उनको नहीं पता वो कौन थे। इवन हजरत लोग ना उनको मोहम्मद बिन अबू बकर को भी एक्यूज कर रहे थे, क्योंकि आपको याद है मोहम्मद बिन अबू बकर वाज द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू द हाउस ऑफ हजरत उस्मान। तो पीपल वर एक्यूजिंग हिम आल्सो। हजरत अली ने हजरत नाइला से ये भी पूछा कि डू यू थिंक मोहम्मद बिन अबू बकर वाज आल्सो अमंग्स देम? हजरत नाइला ने कहा कि वो पहचानती हैं मोहम्मद बिन अबू बकर को, एंड मोहम्मद बिन अबू बकर वाज नॉट अमंग्स देम, मोहम्मद बिन अबू बकर उनमें शामिल नहीं थे। अगर मोहम्मद बिन अबू बकर उनमें इन्वॉल्व होते तो क्या हजरत अली उनको छोड़ देते फिर? अगर हजरत अली को जरा भी डाउट होता तो क्या हजरत अली छोड़ देते? नहीं मिस। नहीं छोड़ते ना। तो इसलिए हजरत अली ने मोहम्मद बिन अबू बकर को इसलिए छोड़ा क्योंकि हजरत नाइला ने उनके फेवर में खुद जो है वो गवाही दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर को नहीं देखा। तो अब ना वहाँ मदीना में सिचुएशन क्या है कि मदीना में हजरत तलहा, हजरत जुबैर, दे आर कंटिन्यूअसली आस्किंग हजरत अली टू टेक द रिवेंज, टू टेक द रिवेंज एंड टू टेक द रिवेंज। उधर हजरत अमीर मुआविया ने भी यही रट लगाई हुई है। फाइनली हजरत अली ने आखिरी लेटर जो हजरत अमीर मुआविया को लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि इफ़ यू विल नॉट depost from your post, you should be ready for the war। हजरत अमीर मुआविया ने कहा ठीक है, if you want the war I am ready for the war। ठीक है। तो हजरत अमीर, खैर वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो चल रही है, लेकिन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हजरत अली, अमीर मुआविया एंड द अदर कंपेनियंस, मतलब तलहा एंड जुबैर ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज सोली, अच्छा इसको हमने जस्टिफाई करना है कि जितने भी कंपेनियंस हैं इनके दरमियान जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ ग्रजेस की वजह से चल रहे हैं? नहीं मिस। नहीं, ये अपने आप, मतलब सब अपने अपने तौर पे अपना सोच रहे हैं। मतलब मैं उस दिन स्टूडेंट से कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन के अंदर जब आप अपने आप को फील करते हैं तो यू फील दैट कि पता नहीं कोई जैसे जादू नहीं कर दिया किसी ने, कि मतलब कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं है, जैसे सबके माइंड्स कंट्रोल कर लिए हैं। तो अजीब सी सिचुएशन थी कि मतलब इतने बड़े बड़े कंपेनियन, इतने अक्लमंद, इतने समझदार, लेकिन कुछ ना कुछ बात पकड़ के अड़ गए थे, उस पर अटक गए थे, उससे बाहर नहीं आ रहे थे। आप याद करो, हजरत अबू बकर की खिलाफत बहुत सक्सेसफुल रही, क्यों?
क्योंकि हजरत अबू बकर का साथ सबने दिया। आपको पता है 9 ब्लेसेड कंपेनियंस वर स्टैंडिंग विद हजरत अबू बकर, नहीं? कितनी Yes, सपोर्ट sir. थी? हजरत उमर को 8 ब्लेसेड कंपेनियंस ने किस तरह से सपोर्ट किया? इवन हजरत उस्मान को भी हजरत तला, हजरत अली, हजरत जुबैर तो उनके साथ भी खड़े थे, नहीं? और अब आप देखें कि हजरत अली को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 3 ब्लेसेड कंपेनियन जिंदा हैं। कौन कौन? हजरत अल्लाह, हजरत जुबैर, हजरत अली। हजरत अली और एक हजरत अली के अलावा भी, मतलब 3 4 ऑल टुगेदर। चौथे साथ बिन अबी वकास, वो मदीना में है ही नहीं, वो मक्का में। और मदीना में जो 2 हैं तलहा एंड जुबैर, वो हजरत अली के ही अगेंस्ट हो गए। तो हजरत अली के पास सपोर्ट नहीं है। हजरत अली ना रात के वक्त जाते थे एक कुएं में, एक वेल था वहां पर, तो करीब उनके घर के, वो रात को जाकर वहां पर रोते थे लिटरली, कि मतलब या अल्लाह, वो अपनी मौत की दुआ करते थे कि अल्लाह तू मुझे इससे मतलब प्लीज लेट मी गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह चीज़ों को हैंडल करें। इतने मुसलमान जो मार्टर्ड हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब वो कैसे देंगे, क्योंकि ही इज़ द कैलिफ। सबसे ज़्यादा उनको इस बात की वजह से परेशानी थी कि कैलिफ तो वो हैं जो सिविल डिसोबीडियंस और एनर्की की वजह से जो सिचुएशन ख़राब हो रही है, जो लोगों की मार्टरडम हो रही है, ये उनकी खिलाफत में हो रहा है ये सब, इसलिए हजरत अली वॉज अपसेट। अच्छा, उसके बाद बहरहाल they none of them wanted to like oppose the sharia law or the islamic teachings, but सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या था कि this was based on their own इज्तिहाद, और कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी जिसकी वजह से सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी। अब ना बैटल ऑफ कैमल की तरफ हम जा रहे हैं। बैटल ऑफ कैमल का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से था कि ये जो तलहा एंड जुबैर हैं, ये कंटिन्यूसली हजरत अली को प्रेशराइज कर रहे हैं कि दे वांटेड द रिवेंज ऑफ हजरत उस्मान असैसिनेशन। लेकिन क्या हो रहा है कि हजरत अली किस तरह से लें? मतलब आपको पता है कि 10,000 रिबेल्स वहां उस वक्त मदीना में थे। वाज दैट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना कि उन 10,000 के 10,000 को मार दिया जाता? वाज इट नहीं जस्टिफाइड? मिस। नहीं ना, नहीं मार सकते आप जनरल पब्लिक, और वो जनरल तो पब्लिक थी। मिस हजरत अली ये पहले पता लगवाने चाह रहे थे कि रेबल्स हैं कौन। हाँ, हैं कौन, मतलब एक्चुअली इनमें से उनको ये वो पता था कि ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, बट वो साजिश कहाँ से स्टार्ट हुई है वो तब पता चलता ना जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है। खुद ब खुद पता है आपको, ये हिपोक्रेट्स और रिबेल्स निकल के सामने आ जाते हैं, लेकिन सिचुएशन स्टेबलाइज हुई नहीं। वो कंटिन्यूअसली सिविल डिसोबीडियंस एंड एनार्की रही, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? इन्हीं रिबेल्स ने। अब तला और जुबैर प्रेशराइज करते रहे हजरत अली को, लेकिन हजरत अली कहाँ से लें, किस तरह से रिवेंज दें? हजरत अली नेवर वांटेड हजरत तलहा एंड जुबैर टू गो बैक टू मक्का। हजरत अली को पता था वो अकेले रह जाएंगे मदीना में। ही वांटेड देयर सपोर्ट। हजरत अली ने उनको मना किया कि वो मक्का नहीं जाएं। हजरत तलहा एंड हजरत जुबैर ने फाइनली आखिरी दिन आकर हजरत अली से ये कहा कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म उमरा टू मक्का। झूठ नहीं बोला उन्होंने, उनको पता था वो जाके उमरा भी करेंगे, लेकिन वो मदीना में नहीं रहना चाहते थे। इसका बहुत दुख था हजरत अली को, बहुत अफसोस था, बिकॉज हजरत अली को ये पता था कि अगर वो इनको कन्विंस करेंगे तो समहाउ ये बात मान जाएंगे और कन्विंस हो जाएंगे, बट इफ दे विल नॉट बी स्टेइंग विद हिम, अगर वो वहां पे रहेंगे ही नहीं तो कैसे कन्विंस किया जाएगा उनको? लेकिन हजरत अला और हजरत जुबैर चले गए। जब वो चले गए तो हजरत अली बिल्कुल अकेले रह गए। जब वो दोनों गए, अभी वो रास्ते में ही थे कि हजरत आयशा वाज कमिंग बैक फ्रॉम मक्का, वो हज करके आई थी। अब हजरत आयशा मक्का से आ रही थी मदीना, और हजरत तलहा एंड जुबैर मदीना से जा रहे थे कहाँ? मदीना से जा रहे थे मक्का। हजरत तलहा एंड हजरत जुबैर का मेन इंटेंशन ये था कि मक्का की अथॉरिटीज से बात करेंगे और दे विल टेक द रिवेंज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ हजरत उस्मान बाय देमसेल्फ, जबकि ये मूव भी सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? क्योंकि रियासत के अंदर रियासत बनाई जा सकती है। अगर मैं और तुम किसी भी क्राइम का बदला खुद लेने के लिए खड़े हो जाएं, इज इट ओके? अथॉरिटीज है ना, सिस्टम है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस? अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको कहाँ जाना चाहिए? खुद बदला ले लेना चाहिए। नहीं मिस। नहीं ना, स्टेट है हमारे पास, हमारे पास स्टेट है, हमारे पास गवर्नमेंट है।
तो हज़रत अली गवर्नमेंट थे। अगर हज़रत तलहा एंड हज़रत ज़ुबैर का इंटेंशन गलत नहीं था तब भी हज़रत अली के अगेंस्ट जाने वाली बात होती है, और इनको खुद भी तो खतरा था। हज़रत अली डिड नॉट वांट टू पुट देयर लाइफ इन एट द रिस्क। जो लोग हज़रत उस्मान को एज ए कैलिफ कत्ल कर सकते हैं, क्या वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते? जबकि पता भी नहीं है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, है कौन रिस्पॉन्सिबल, अभी तक जब फिगर आउट भी नहीं हुआ। तो इसलिए हज़रत अली नेवर वांटेड टू लाइक बोथ ऑफ देम टू गो बैक टू मक्का एंड रेज देयर ओन आर्मी। लेकिन उन्होंने जब हज़रत आयशा से ये सारी बात डिस्कस की, उन्होंने हज़रत अली का बताया कि हज़रत अली कैलिफ बन गए हैं। इन द बिगनिंग हज़रत आयशा वाज हैप्पी कि हज़रत अली खलीफा बनने के हकदार हैं, ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी द कैलिफ। अच्छा हुआ। लेकिन फिर जब उनको पता चला ये सारी सिचुएशन का कि हज़रत उस्मान के असिस्टेंट्स को अभी तक नहीं पकड़ा गया और हज़रत अली क्विक कैप्चर को डिले कर रहे हैं, हज़रत आयशा also became the part of this campaign. She also started demanding the quick capture of क्या, the assistance of हजरत उस्मान। अब ये तीनों मदीना आने के बजाय कहाँ चले गए? मक्का। मक्का वापस चले गए। मक्का वापस चले गए। वहां जाकर आपको पता है हजरत आयशा ने हजरत हफ्सा से कहा। हजरत हफ्सा कौन है? हजरत उमर की शायद है हाँ, बेटी। हजरत उमर की बेटी हैं और साथ में होली प्रॉफिट की वाइफ। हाँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु की वाइफ भी हैं। अच्छा, वो भी बड़ी इमोशनल है ना हजरत आयशा की तरह, जल्दी इमोशनल हो जाती थी। हजरत आयशा ने हजरत हफ्सा से कहा कि लेट्स जॉइन अस, आप भी हमें ज्वाइन करें और हम जा रहे हैं कूफा एंड वी विल टेक द रिवेंज ऑफ हजरत उस्मान एसोसिएशन बाय आवरसेल्फ। हम खुद लेंगे, हजरत अली नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। हजरत हफ्सा तो जाने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन हजरत हफ्सा के भाई भी वहीं पर हैं मक्का में। कौन है हजरत हफ्सा के भाई? जल्दी बताओ। हु इज ब्रदर ऑफ हजरत हफ्सा? हजरत उमर के बेटे का नाम क्या है? यार पिट जाओगे तुम लोग, रिपीट कर करके नाम है। अब्दुल्ला हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर। उमर। याद है हजरत उमर को लोग कह रहे थे कि अब्दुल्ला बिन उमर को बना लें खलीफा, और बहुत समझदार है अब्दुल्ला बिन उमर। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द नरेशन ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री। हदीस हो, हदीस की नरेशन में कितना बड़ा नाम है अब्दुल्ला बिन उमर का। याद है हमने जाबिर बिन अब्दुल्ला, आयशा, सबके नाम पढ़े थे, अबू हुरैरा। तुमने नहीं पढ़ी थी हानिया मेरे साथ कंपाइलेशन ऑफ हदीस, राइट? जी मिस, मैंने पढ़ी थी तुमने? मिस हाँ हाँ बेटा बोलो। क्लास खत्म। खत्म? 15 मिनट रह गई। तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन खत्म। 2 सेकंड। उमर के बारे में भी हम आगे बात 2 करेंगे। सेकंड। ओके, अल्लाह हाफिज।